हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं 1 जून 2020 से जो नेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस आ गए हैं, क्या नए रूल्स आए हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात करेंगे, जो बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो एनटीए नेट जो है कोई भी पर्सन दो रीजंस की वजह से क्वालिफाई करता है। पहला रीजन क्या होता है कि वो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहता है, एनटीए नेट जेआरएफ। ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने पे क्या होता है कि जेआरएफ अगर कोई पर्सन क्वालिफाई है तो वो पीएचडी कर सकता है और पीएचडी करते समय उसको गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलती रहेगी, लगभग 35,000 रुपीज पर मंथ की उसको पैसा मिलता रहेगा ताकि वो पीएचडी अच्छे से परस्यू कर सके। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी पर्सन को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक, तो उसके लिए नेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनटीए नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक, अगर उसको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब भी। और ऐसा नहीं है कि एनटीए नेट अगर आप क्वालिफाइड है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं, आप तब भी पीएचडी कर सकते हैं। बस ये है कि पीएचडी के टाइम पे जब अगर जेआरएफ होता तो गवर्नमेंट आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंशिप जो देती है वो एनटीए नेट में नहीं देती है। ठीक है, बट कुछ केसेस में जो होता है आपका कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिपल आईटीज हो गए, तो कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आपको अपनी तरफ से असिस्टेंशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर केसेस अलग अलग कॉलेजेस के अलग हो गए, बट नॉर्मल जो है वो नहीं होता है। ठीक, अब देखो, अब क्या बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 2020 के लिए है जेआरएफ के लिए। ठीक है, पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एज लिमिट। देखो अगर आप सिर्फ जेआरएफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो जेआरएफ के लिए बात करें तो 1 जून 2020 को 30 ईयर इज द मैक्सिमम एज। ठीक है, कोई भी पर्सन जब तक 30 साल का है तब तक वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, कितनी बार अप्लाई करना है कोई दिक्कत नहीं है, हर बार अप्लाई करे। ठीक, और एज जो कंसीडर करी जाएगी वो 1 जून 2020 से करी जाएगी, यानी कि जिस तारीख को या जिस मंथ को पेपर होने वाला, मान लो अगर दिसंबर में पेपर है तो 1 दिसंबर से कंसीडर करी जाएगी कि एज 30 ईयर है। ठीक, तो 30 ईयर होती है, ये है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं बाकी अदर कैटेगरी के लिए। मान लीजिए जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, एससी एसटी हो गया और ओबीसी कास्ट हो गया, या वुमेन हर कास्ट की, ओके, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कोई भी हो, इन सबको 5 इयर्स का एक छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि आप 5 साल ज्यादा तक दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर वुमेन या मेन जो भी हैं उनको भी 5 इयर्स की छूट है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी छूट है। ठीक, अब बात करते हैं रिसर्च एक्सपीरियंस। देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, जिस जहां कंपनी में आपने रिसर्च करी हो, अगर वहां पे रिसर्च एक्सपीरियंस है और वहां के जो अथॉरिटी है आपको रिटर्न में दे दे रिसर्च एक्सपीरियंस, तो आपको 5 इयर्स की जो छूट है वो मिल जाएगी। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट क्या होता है, जो लोग एलएलएम करते हैं, ठीक है, नहीं, लॉ में मास्टर्स डिग्री करते हैं, उनको 3 साल की छूट मिल जाती है। ठीक, और कैंडिडेट हुए सर्व्ड इन द आर्म फोर्स, और जो लोग मतलब आर्मी या नेवी या एयर फोर्स में सर्व कर चुके हैं तो उनको 5 इयर्स की छूट मिल जाती है। ठीक, मतलब आप 5 साल और ज्यादा पेपर दे सकते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल आदमी 30 तक दे सकता था तो अब वो 35 तक। अब ये सारे केसेस सब पे अप्लाई होते हैं, जनरल हो, एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगर सिर्फ नेट की बात करते हैं, नेट की जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उसमें ध्यान रखिए नेट के लिए कोई एज बार नहीं है, नो एज बार। आप 50, 70, 75, आप 99 में जाकर के पेपर के लिए बैठ जाओ, अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस इस टाइम पे आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, बट हाँ नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देना क्योंकि बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होता है, तो आज से कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझ लो। देखो क्या है, कोई भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है, उसको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, कहां पे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में। ठीक है, देखिए इसमें आपके ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन में आपके चाहे 34% रहे हो, इट्स ओके, मतलब नहीं उनको, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 होने चाहिए। ठीक, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 नहीं है और आप जनरल कैटेगरी में, तो आपको नहीं एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए। ठीक, और दूसरी चीज, अगर आप कोई कैटेगरी में आ जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो हैं या ट्रांसजेंडर जो हैं,
तो आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो आपको 55% चाहिए था अब वो चाहिए कितना, 50% मार्क्स चाहिए। कब, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक। ग्रेजुएशन में कितने हो फर्क नहीं पड़ता, पीजी में जरूरी है 50%, ठीक। अब बात करते हैं एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं बच्चे, सर मैं फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं पेपर दे दूं या मैं एलिजिबल हूं देने के लिए? तो एक सिंपल सी बात समझो, जी हाँ, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ लोग जो हैं यूजीसी नेट क्रैक करने से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं कि आप बिना क्रैक करे भी क्रैक माने जाएंगे, ठीक। कैसे, कौन कौन से हैं? बट ये सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रोल के लिए ही हैं, ये जेआरएफ के लिए नहीं है, ठीक। क्या जो लोगों को पीएचडी डिग्री की अवार्ड हो गया था विथ यूजीसी रेगुलेशन 2009 में जो यूजीसी का रेगुलेशन आया था उसके पहले उनको अगर पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, दे आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग द मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट। देखिए नॉर्मल कहीं भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो आपको पीएचडी या फिर नेट चाहिए पड़ता है, ठीक है। मिनिमम नेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। और पीएचडी तो और अच्छी बात है। तो अगर जो लोग 2009 के पहले पीएचडी कर चुके हैं उनको नेट क्वालिफाई करने की जरूरी नहीं है, ठीक। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड यूजीसी सीएसआई और जेआरएफ बिफोर द 1989 आर एग्जम्प्ट फ्रॉम अपीयरिंग फॉर यूजीसी नेट 2020। जो लोग देखो यूजीसी नेट पहले सीएसआईआर जेआरएफ के नाम से ही चलता था, ठीक है। तो लोग जो सीएसआईआर नेट या सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाइड हो उनको ये एग्जामिनेशन अब दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक। और देखो क्या है, ऐसे लोग जिन्होंने 1 जून 2002 तक क्या करा है, स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। तो वो लोग जो हैं पूरे इंडिया में, आई रिपीट अक्रॉस इंडिया, पर कंडीशन क्या है, 1 जून 2002 से पहले क्वालिफाई करा हो। अगर सेट पेपर क्वालिफाई, अगर मान लीजिए आप यूपी सेट क्वालिफाई करा है और आपने क्वालिफाई करा 2002 के पहले, 2002 1 जून के पहले, ठीक, तो आप पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपने 1 जून 2002 के बाद क्वालिफाई करा है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के, जैसे मान लीजिए आपने यूपी सेट क्वालिफाई करा था तो आप सिर्फ यूपी के ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर देखो रिपीट, 2002 के पहले पैन इंडिया, 2002 के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब जो उस स्टेट में है, ठीक। अब देखो जो कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा जरूरी, वो देख लो कि आई हैव अ पीजीडीएम, कैन आई अप्लाई फॉर द एनटीए नेट? तो देखो सिंपल सा आंसर है नो, आसान शब्दों में जवाब है नहीं। अगर आपका पीजीडीएम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो पीजीडीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पे जो ये डी लगा इसका मतलब है ये डिप्लोमा है, ये डिग्री आपकी नहीं है, ये कंफर्म समझ लो। आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी पीजीडीएम के बाद, गुड, बट आप कहीं पे टीचिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा काउंट किया जाता है। सिर्फ इस केसेस में एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आप पीजीडीएम के बाद भी टीचिंग या नेट दे सकते हैं। कब? अगर आपने जिस कॉलेज से पीजीडीएम करा है वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज यानी कि एआईयू से अप्रूव्ड है। अगर वो कॉलेज एआईयू अप्रूव्ड है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो एआईयू अप्रूव्ड नहीं है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको बैचलर डिग्री ही माना जाएगा, तो आप नेट नहीं दे सकते। ये ध्यान रखना कि वो एआईयू ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होते हो। आईआईएम्स के अप्रूव्ड हैं, कोई डाउट मत करना, आईआईएम्स अप्रूव्ड हैं, ठीक है। आईआईएम हो गया, आपका ये जयपुरिया कॉलेज हो गया, यूपी में है, लखनऊ में है, नोएडा में है, और भी कुछ ऐसे लगभग 20 से 25 कॉलेज हैं जो कि अप्रूव्ड है, बट ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, तो थोड़ा ख्याल रखना है कि पीजीडीएम एआईयू अप्रूव्ड है कि नहीं, ठीक। ओके, कैन आई अप्लाई फॉर एनी सब्जेक्ट इन एनटीए नेट? मतलब मान लो कि सर मैंने एमबीए कर रखा है और अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ज्योग्राफी से मैं नेट का पेपर दे दूं, ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं। सिंपल सी बात समझो, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया हो आपने, उसी सब्जेक्ट से आपको नेट का पेपर देना पड़ता है, ठीक।
अगर आपको ये लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट कुछ और था और अब मैं नेट किसी और से दे दूं, तो पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, जब आपने जिस सब्जेक्ट से करा है वो नेट में रजिस्टर ही नहीं है, यानी कि वो सब्जेक्ट का कोई पेपर होता ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये एक्सेप्शन केस है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। एक बात और देखिए, एक बार और बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा एमबीए इन एचआर है, तो मैं क्या करूं, मैनेजमेंट को अप्लाई करूं या एचआरएम एंड लेबर लॉ के लिए अप्लाई करूं? तो यहां पे देखो, यहां पे आपके पास फ्री विल है, ठीक, आपके पास फ्री विल है। आप मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लेबर लॉ और एचआरएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, वो आपका एचआरएम का भी पार्ट है और मैनेजमेंट सब्जेक्ट का भी पार्ट है। बट ये बात ध्यान रखिए कि जब आप एमबीए इन एचआर करते हैं तो आपको जितना एचआर में समझाया जाता है वो सिर्फ मैनेजमेंट का पेपर क्वालिफाई करा सकता है। लेबर लॉ उतने डीप में नहीं जाते, ये लेबर लॉ एलएलबी वालों के लिए हो जाता है। तो क्योंकि मैं भी एमबीए इन मार्केटिंग एंड एचआर हूं, तो मेरे को पता है कि एचआर में उतना डीप में ज्यादा नहीं जाते हैं। हाँ, अगर आपका सिर्फ हार्डकोर एचआर रहा हो, बहुत डीप में गया हो स्टडी, तो गुड। बट अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि एचआरएम एंड लेबर लॉ लेने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच लेना, ठीक। और अगर लगता है क्वालिफाई कर सकते हो देन गो फॉर इट, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हो? तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि सिंपल सी बात है, जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने पीजी के लास्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि देखो, जब मेरे को अपना जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला था, तब क्या मेरे को मिला था, उसमें एक चीज लिखी थी कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए वैलिड है। यानी कि आज जब मेरे को मिला, यानी 2018 में मिल गया था, तो अब उसके 2 साल बाद तक, यानी कि मैं जून 2020 तक जून 2020 तक पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूं और गवर्नमेंट मुझको पैसा पे करेगी, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप अगर अभी अप्लाई करते हैं उसके विद इन 2 ईयर करना होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर अभी आपने पेपर तो दिया नहीं है तो आपको रिजल्ट पता ही नहीं है कि हमारा 55% आएगा कि नहीं। अगर 55% प्लस आता है तो आप एलिजिबल हो, उसमें लिखा है आपके, और अगर नहीं आता 55% तो आप एलिजिबल नहीं हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।